जी अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। क्या आपको मेरी वीडियो शो हो रही है? यस सर, शोर वालेकुम। वीडियो शो हो रही है पार्टिसिपेंट्स? जी सर, आपकी वीडियो आ रही है। स्क्रीन शेयर भी है आपके पास? अवश्य सर, वो भी है। आज का जो हमारी टॉपिक की डिस्कशन है वो कल की जहाँ पे हमने काम छोड़ा था वो था सीक्वेंस। आज अपना ये टॉपिक है। तो सीक्वेंस से दोबारा स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीक्वेंस की बात की थी। सीक्वेंस
फंक्शन। कल वाली बातें रिपीट कर लेते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसके बाद हमने कल सीक्वेंस की काफ़ी सारी तारीफ देखी थी। सीक्वेंस को डिनोट किया था हमने ए एन से। इसका कोई सा भी फार्मूला हो सकता है, एन प्लस 5। कुछ मशहूर सीक्वेंस लिख लेते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 raised to the power 1 over n, am is equal to 1 over n square, am is equal to natural log n over n। काफ़ी सारी हैं सीक्वेंसेस, हम इनको कैलकुलस की बुक से भी देख लेते हैं मज़ीद हाउ इट लुक लाइक। तो कल बेटा हमने बात की थी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के। सीक्वेंस की लिमिट कहाँ पे लिया करेंगे हम हमेशा, और सीक्वेंस की लिमिट कहाँ पे ढूंढी जाएगी। पहले तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं सीक्वेंस की किस तरह की शक्लें हैं। ये देखिएगा बेटा सारी सीक्वेंसेस हैं। an is equal to an is just a name। ये है फॉर्मूला कि n को किस तरह से उसने बैक करना है, हमें आंसर किस तरह से देना है। हमने इसे देने n में से और इसने हमें देना है वापस r में से या c में से। ये देखिएगा ये इसके फार्मूलाज हैं, ये फंक्शन टाइप के फार्मूलाज, लेकिन हमने इसमें पुटिंग करनी है वो n की करनी है, n फ्रॉम 1 2 3 4। ना माइनस में पुटिंग कर सकते हैं, ना ही पॉइंट्स में पुटिंग कर सकते हैं, ना ही कोई डिवाइजर में कर सकते हैं। तो ये सारी सीक्वेंसेस हैं, इसमें हमने देखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि लिमिट की सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमेशा फाइंड करनी है एट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। पार्टिसिपेंट मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, बताइए। आवाज क्लियर आ रही है आप सब तक? ओके मौसम, थैंक यू। जी सर क्लियर आ रही है आवाज। ओके आज हम कन्वर्जेंस पे बात करेंगे बेटा, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस। कल हमने इंटीग्रल की कन्वर्जेंस की बात की थी। हमने कहा था अगर इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट है,
और अगर उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है तो हमने कहा था कि उस इंटीग्रल को, उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे कि डाइवर्जेंट है। अच्छा, आज हमने जो बात की है कि 11.1 चैप्टर में 11th चैप्टर 11.1 इसकी एक्सरसाइज ये सारी हम करेंगे, लेकिन उससे भी पहले इसकी लिमिट ढूंढना हम सीख रहे हैं। अब एक सीक्वेंस में लिखता हूँ, उसकी आपने मुझे बताना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। an is equal to n square। जी बेटा, ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, कोई सा भी आप में से स्टूडेंट बताओ। जब भी कन्वर्जेंस का सवाल है आपको पता है क्या 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 ढूंढना है हमने। जी शुमाइला का सर जी आंसर आया है ये कन्वर्ज कर रही है। डाइवर कन्वर्ज कर रही है। एक और आंसर आया है डिवर्जेंट डिवर्जेंट सर डिवर्ज कर रही है। कन्वर्जेंट है। रहमान यूसुफ का आंसर है डाइवर्ज कर रही है। मोहसिन अली का आंसर है कन्वर्ज कर रही है। चलें इसको चेक करते हैं, सीक्वेंस को कैसे चेक करना है कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। पहला तरीका तो बेटा वही है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी लिमिट की कन्वर्जेंस का क्वेश्चन पेपर में आ चुका हो तो आपने उसकी लिमिट इंफिनिटी पे फाइंड करनी है। वैसे भी कल हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस की लिमिट होती ही इनफाइनाइट पे फाइंड है, कहीं और पे ढूंढना शुरू ही नहीं करनी लिमिट उसकी सीक्वेंस की। ये मेन डिफरेंस है फंक्शन में और सीक्वेंस में। तो इसकी हम लिमिट ढूंढने जाते हैं। लिमिट taking limit as n approaches to infinity on both sides। जी किसकी लेनी है लिमिट? n स्क्वायर। जी बेटा कौन बताएगा इसकी लिमिट का आंसर? जी कितना आ रहा है? इसकी लिमिट का आंसर कितना आ रहा है? अनडिफाइन ही आएगा सर। अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसे ही है ना? यस सर। या इनफिनिट, आप इसको इनफिनिट कहते हैं, इनफिनिटी आ गया। ओके, तो कल हमने यही बात की थी कि अगर सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगी, सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरी तरह से इसका व्यू करते हैं। ये हमारे पास बेटा रियल लाइन पड़ी, यहाँ पे 0 पड़ा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे ये हमारे पास बेटा रियल लाइन है। और यहाँ पे 0, ये 0 है हमारे। उसके बाद ये समझ लें कि हमारे पास इसके ये भी रियल लाइन है, क्योंकि इस सीक्वेंस के आंसर कहाँ पे आ रहे हैं? ये जो हमने 1/n² लिखी थी, an is equal to n square, यही थी बेटा सीक्वेंस।
इसके आंसर्स ये जो है ये समझने तो नहीं है। और ये सीक्वेंस की रेंज इसको हम रियल पे आके भी चेक कर सकते हैं। अब आपने पहला दिया है उसको 1, डोमेन में से 1 उठा के दिया और आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। दूसरा आंसर आपने उसको उठा के दिया इस फार्मूले में 2 यहाँ से दिया क्योंकि नेचुरल ही देने हैं और यहाँ पे आंसर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे आंसर बेटा कितना आ गया 2 के लिए 4 आ गया। 3 किया इनपुट 3 दी आंसर कितना आ गया 9। 4 किया आंसर कितना हो गया 16। ऐसे ही हो रहा है ना। और हम कहते हैं कि जब n बहुत बड़ा कर देंगे, n इज वेरी वेरी लार्ज, n बड़ा करते जा रहे हैं, कितना बड़ा कर दिया इन्फिनिटी, तो an ये an के आंसर्स आ ही जा रहे हैं। ऊपर n वेरी कर रहे हैं, नीचे हम उसके आंसर्स देख रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं। तो an किसको अप्रोच कर रहा है जब n बहुत लार्ज हो रहा है। जी बेटा। और ये खास किस्म की सीक्वेंस है कि n के बढ़ने से आंसर भी क्या होते जा रहे हैं, बुला उन्होंने मैं रोके n के बढ़ने से आंसर भी क्या मैं होते पेपर जा नहीं रहे करना हैं। पढ़ना आपने मैं और किधर चला जाऊंगा बोलना नहीं है म्यूट कर दें जो है ना। अच्छा, तो जब n लार्ज होता जा रहा है an का जो है बिहेवियर वो भी क्या है, वो भी लार्ज होता जा रहा है। इस तरह की सीक्वेंस को भी हम कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस कह सकते हैं या नॉन डिक्रीजिंग। इश्यूज आते ही बेटा डाइवर्जेंस के इश्यूज आते ही, कन्वर्जेंस के इश्यूज आते ही वहां पे हैं जब सीरीज इंक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमें इश्यूज नहीं आते इतने, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जाना होता है। अब हमें आइडिया नहीं हो रहा कि जब n बहुत लार्ज हो रहा है सीक्वेंस के आंसर्स किस खास नंबर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली लिमिट क्या होती है कि जब n लार्ज होता जा रहा है तो हमने देखना है कि सीक्वेंस के आंसर्स कहाँ जा रहे हैं, किसी खास नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं सीक्वेंस के आंसर। तो इस सीक्वेंस के लिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसको दूसरे लफ्जों में नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो रही बल्कि इंक्रीज हो रही। अच्छा, इसके इसी के बिल्कुल अपोजिट हम एक सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस का फॉर्मूला बदल देते हैं। जी अब देखिएगा अब देखिएगा बेटा इसका ट्रेंड क्या होगा और किस तरह से सीक्वेंस जो है ना बढ़ते हुए n के लिए हमने चेक फिर भी किसके लिए करना है, बढ़ते हुए n के लिए। जी n वैसे ही लार्ज करते जा रहे हैं, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये हम देते जा रहे हैं वैल्यूज। और अब चेक करेंगे इसकी आउटपुट, चेक करेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रही है, किस खास नंबर की तरफ मूव कर रही है जब n बहुत लार्ज कर दिया जाए। इस तरह से भी लिमिट की आप असेसमेंट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से नहीं पता चल रहा। अच्छा, उसके बाद इसको
अब इसके आंसर्स की तरफ देखते हैं, आंसर्स का कैसा है ट्रेंड। ये हमारे पास बेटा 0 है और ये है 1। चलें थोड़ा सा गैप रख के बना लेते हैं। 1 है और 0, ये 0 है और ये 1 है। तो इस फार्मूला में जाइए, पहला आंसर देखिए क्या आएगा। जी पहला आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। दूसरा आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 कितना आ जाएगा, 0.25, 0.25, वो 0 के करीब चला जाएगा, दूसरा ही आंसर। तीसरा कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे n3 दे देंगे, n3 दे देंगे तो 1/9 हो जाएगा। ये थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा, 1/4 स्क्वायर। n को 4 दे देंगे तो और थोड़ा सा इधर हो जाएगा, n को 5 दे देंगे तो और इधर हो जाएगा, n को 6 दे देंगे तो और इधर, n को 7 दे देंगे और डिफरेंस कम होता जाएगा। लेकिन इसके सारे आंसर जितना मर्जी बड़ा n दे दें, किसकी तरफ जाते जाएंगे सारे आंसर। तो इसका ट्रेंड क्या है बेटा, फिर सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है। जब जब हम n को बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो an किसकी तरफ मूव कर रही, 0 की तरफ। तो इसकी लिमिट बेटा क्या आ जाएगी फिर। और डायरेक्ट भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दो तरीके हैं मैंने बताया कन्वर्जेंस चेक करने के। एक तो ये तरीका है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करवा दें और देख लें कितना आंसर आया है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करवा के अगर तो कोई फाइनाइट आंसर आया है तो फिर तो ये कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और अगर आंसर इनफाइनाइट आ जाए, या वैसे ही शक्ल से भी पता चल सकता है सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आंसर इज इनफाइनाइट, देन सीक्वेंस इज। तो बेटा मैंने दो आपको तरीके बता दिए डाइवर्जेंट। सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के दो तरीके बता दिए। एक तो रियल लाइन की डोमेन और उसकी रेंज की वैल्यूज आप सेट करके ना आइडिया लगा सकते हैं कि इसने किसी खास नंबर की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। किसी खास नंबर की तरफ जा रही है तो अंडरस्टूड है कि वो कन्वर्जेंट है। हाँ ये शुमाइला ने आंसर दिया कन्वर्जेंट है, इंफिनिटी है। ठीक है आपके आंसर सारों के। अच्छा दोबारा हम चलते हैं। तो ये बेटा मुख्तलिफ किस्म की सीक्वेंसेस है। हमारा ज़्यादा जो रहेगा, हमारी जो ज़्यादा डिस्कशन रहेगी वो यही होगी कि सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। इसमें डेल हॉपिटल रूल भी हमारी बड़ी हेल्प करेगा, सैंडविच थ्योरम भी बड़ी हेल्प करेगा। कल हमने सैंडविच थ्योरम को भी देखा, और भी बहुत सारे रूल्स हैं उनको हम देखेंगे। कुछ कॉमनली अकरिंग लिमिट्स हैं, वो कह रहे हैं कॉमनली अकरिंग लिमिट्स, उनको भी देखना है। ये जैसे कि ये यही है n+1/n-1 होल रेज़ टू द पावर n। इस तरह की लिमिट्स हैं। आपको पता है जब वेरिएबल जिसके लिहाज से लिमिट लेनी है वही पावर में अपीयर हो रहा है एक्सपोनेंट में, तो हम उसको नेचुरल लॉग लेके पहले नीचे बुलाएंगे
एक्सपोनेंट को। तो डेल डेल रूल याद आएगा हमें। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, ये देखें इसमें भी अगर बेटा डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, डेल ने हमें यही बताया था कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, ये देखें an इज इक्वल टू 1 प्लस n ओवर 1 माइनस और होल रेज़ टू द पावर। अब देखिए बेटा, अगर इसकी हम डायरेक्ट लिमिट लेने चल पड़े तो वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट। ये इसका आंसर आ जाएगा अगर डायरेक्ट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करवा दें। जैसा कि मैंने पहला तरीका आपको बताया था कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी बताया था कि इसके आंसर्स भी चेक कर लें, आंसर्स किसकी जानिब बढ़ रहे हैं। n को 1 दे दें, n को 2 दे दें, n को 3 दे दें, n को 4 दे दें, n को 5 दे दें, n को 6 दे दें। इस तरीके से भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो लिमिट लेने का दूसरा तरीका क्या है, जब भी एक्सपोनेंट पावर में आ जाए, सॉरी वेरिएबल जो है ना पावर में आ जाए, जिसके ऊपर हमने लिमिट इंपोज करनी है वो वाला वेरिएबल, तो हम नेचुरल लॉग लेके पहले तो उसका वेरिएबल वो जो पावर है वो रिमूव करेंगे। ये जैसा कि इसने किया हुआ है, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले ये देखिए इस पे इसने किया हुआ है, नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेके उसके बाद लिमिट इंपोज की गई है बोथ साइड्स पे। और लिमिट देखिए, जो बाहर लिमिट आ रही थी इनफिनिट, अब देखें कितनी आई हुई है लिमिट। जिस सीक्वेंस को हम क्या बनाने चले थे, डाइवर्जेंट, इनफिनिट को देखते ही हम डाइवर्जेंट का लफ्ज मुंह से कहने लगे थे, तो वो किसको कन्वर्ज कर गई, उसकी लिमिट कितनी आ रही है 2। और क्योंकि हमने नेचुरल लॉग लिया हुआ है, नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो e रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। e रेज़ टू द पावर 2 पे हम यहाँ पे, और e का आपको पता है e इज इक्वल टू होता है 2.71 समथिंग, तो उसकी पावर 2 कर लेंगे, वो भी नॉन आंसर रहेगा। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जो बाहर हमें लगता था कि डाइवर्ज कर रही है। इसको वहां पे भी जाके देख सकते हैं बेटा, वहां पे भी देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको वाइट उस पे वाइट बोर्ड पे देखा हमने, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आगे देख सकते हैं बेटा, यहाँ इस तरीके से भी आपको चीजें उसी तरह से नजर आएंगी। फार्मूला लिखते हैं, जी A1 कितना आ जाएगा देखिएगा। A1 तो कैलकुलेट ना करें, यहाँ पे A2 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, A1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, A1 का कोई ना कोई आंसर खुद देगा ये। ओके, A2 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 3 ओवर 3/2 कर देंगे, ये बन जाएगा 1 - 1/2, 1 - 2 -1। तो इस तरह से ये इसको देख सकते हैं आप। सारी टर्म्स निकाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी हो जाएंगी, इसको आप खुद से देखिए। तो नेक्स्ट हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का तो आपको प्रेटी क्लियर होगा। थ्योरम 5 बता रहा है कि इस तरह की सीक्वेंसेस होंगी, इनकी तो लिमिट्स आप जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर।
सर जब हमारे पास लिमिट्स आती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, तो वो अनडिफाइंड यानी को होगा। नहीं नहीं, अनडिफाइंड नहीं है वो, उससे भी अगली कोई ना शक्ल है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर्म। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे अगर देता हूँ, डिवीजन बेटा पॉसिबल वहां पे होती है जहां ऊपर वाला भी नॉन हो और नीचे वाली भी टर्म नॉन हो, ठीक है। अब यस सर। हमने लिखा हुआ है इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, यही लिखा यस हुआ है सर। ना। यस सर। अब जो नर्सरी प्रेप का या 2 क्लास का बच्चा है, उसने क्या करना है, उसने ये पढ़ा हुआ है जितनी टर्म ऊपर है उतनी ही नीचे है, यस सर। तो लिहाजा आंसर आ गया, कितना आ गया, 1। ऐसे ही है, यस सर। आम तो ऐसे ही लगता है ना। अब हमें ये नहीं पता कि ऊपर वाला इनफाइनाइट कितना है और नीचे वाला इनफाइनाइट कितना है। इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही बड़ा नंबर है लेकिन हमें पता नहीं है कितना है। अब हर किसी का इनफाइनाइट अपना होता है, यस आपका इनफाइनाइट अपना हो सकता है। आप गिनती शुरू करें, गिनती करते 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 जब आप थक जाएं, समझे आपका इनफाइनाइट आ गया, उससे अगला नंबर, यस सर। ठीक है। अब मेरा इनफाइनाइट है, मैं हो सकता है मैंने नाश्ता वगैरह और लंच अच्छा किया हो, तो मैं गिनता रहूं, सारी रात भी गिनता रहूं, कल को भी गिनता रहूं, मेरा नंबर कोई और आपसे कोई आगे चला जाए तो मैं कहूँगा इससे अगला मेरा इनफिनिट है। तो यस सर। एक्चुअली हमें पता नहीं है बेटा ऊपर वाला नंबर कितना है और नीचे वाला किसका इनफिनिट है, ठीक है ना। उन दोनों का यस सर। पता चले तो हम डिवीजन कर पाएंगे कितनी, यस सर। क्लियर है अभी। इसका सर नोटेशन क्या यूज करें अगर दोनों इस फॉर्म में आ जाते हैं, तो क्या नोटेशन इनफाइनाइट यूज ओवर करेंगे? इनफाइनाइट, यस हाँ सर। ये इनफाइनाइट से भी बिगड़ी हुई शक्ल है, इसको उन्होंने मैथमेटिशियंस ने नाम दिया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक तो है ना अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, ये यस सर। इनडिटर्मिनेट, ये उससे भी आगे कहते हैं इसका तो बिल्कुल ही नहीं पता कि क्या है। चलो इनफाइनाइट का पता तो है ना कि यानी बहुत कि बड़ा इस नंबर है, यस सर। इसका तो वो भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और लिमिट का आंसर कहता है इस फॉर्म में ना ही लाएं तो बेहतर है। डेल ने कहा था यस इस सर। इन फॉर्म्स में लिमिट का आंसर ना लाएं, उसको कोई अच्छी शक्ल बना लें, कम से कम कहता है लिमिट का आंसर इसमें ले आए, यस। इनफाइनाइट में ले आए तो समझ में आता है। अब ये ना पता, क्या पता ये दोनों इन्फिनिट बहुत करीब हो यस सर। और ये कैंसिल आउट हो सकते हो, ये तो इनके पता चलने पे है ना कि ऊपर वाला इनफाइनाइट कितना है और नीचे वाला कितना है? नीचे वाला इनफाइनाइट कितना। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए, ऊपर भी इनफाइनाइट आ रहा था, नीचे भी इनफाइनाइट आ रहा था, लेकिन वो पता नहीं था कौन कौन से इनफाइनाइट है। तो बज़ाहिर अगर उस सीक्वेंस को दोबारा जाके देखें, एक पॉजिटिव का इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर वाली टर्म n+1, n+1 पॉजिटिव के इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बल्कि डिवाइजर वाला भी पॉजिटिव के इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। देखें n+1, ये 3/2 आ जाएगा, 3/1, 4/2, इस तरह से, यानी कि ऊपर एक ज्यादा है और नीचे 2 कम है। ऊपर अगर 3 है तो नीचे कितने डिवाइजर में, इसी को अगर हम देखें, इसी को बेटा देखें, अगर हम n को 3 दे दें चलें कुछ लम्हों के लिए,
n को 3 दे देंगे तो 3 + 4 हो जाएगा ना अंदर, पावर से पहले यस 3 यस + सर 4। इसके असल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है। तो 3 + 4 की पावर कितनी करनी है? 3। ऊपर कितना बन जाएगा बेटा? 64। n को 3 दिया हुआ है ना, और नीचे कितना बच जाएगा डिवाइजर में? 3 - 1 2, और 2 में 2 की पावर कर लें 3 8। तो इसकी A3 जब आएगी, A3 इसी के लिए वो आ रही है 8। A3 बेटा 8 आ रहा है हमारे पास। क्लियर है? चेक करके देख लें, इसको यही आता है। तो इसका डिवाइजर कितना है देखें, 1 आ रहा है। या इसका असल में आंसर लिखूं तो ये आ रहा है। अगर n = 3 पुट करने से A3 चेक करें तो अब देखें थर्ड टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कितना फर्क पड़ चुका है। इसी तरह जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले इन्फिनिट में और नीचे वाले इन्फिनिट में आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क होगा। ऊपर वाला इन्फिनिट कितना लार्ज हो चुका होगा, और नीचे वाला होगा वो भी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर होगा। जैसे इसका A4 कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर में क्या हो जाएगा? 4 - 1 3⁴ 81, ये हो जाएगा। जी बेटा आप क्लियर है? ये किनका था क्वेश्चन? यस सर क्लियर है जब आप देखें ये ऊपर वाला इन्फिनिट कितना बड़ा होगा फिर उसके इन्फिनिट से। जी बिल्कुल अभी सर। चौथी टर्म पे देखें कितना बड़ा हो गया है, ऊपर वाला और नीचे वाले में कितना फर्क आ चुका है। ऐसे ही है ना? लेकिन हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हों टेबल, किसी ना किसी टेबल पे, लेकिन हमें नहीं पता। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम वहाँ पे नाबीना है, वहाँ पे कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए वो डेल कहता है पहले उसकी शक्ल सीधी कर लें, उस पे बजाय लिमिट लगाने के उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें। हो सकता है वो दोनों इन्फिनिट कोई करीब करीब हो और कैंसल आउट होकर आंसर कोई फाइनाइट आ जाए उस लिमिट में। जी अब क्लियर है ये सारा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट हो जाए या इस तरह की सूरत हाल हो, इस तरह की सूरत हाल हो अगर, की होगी आप सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक और क्वेश्चन था। जी जी अगर हमारे पास जो 0 और 0 फॉर्म आ जाएगी, जी जी 0/0 फॉर्म, देन हम उसे 0 और 0 फॉर्म को उसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे,